once again. Welcome to lecture number 10. Now here we are going to begin our lesson number 2. That is force and law of motion. Now before we resume with the new chapter, that is force and law of motion, lecture number 10, let me tell you one thing. कि लेसन नंबर 1 मोशन के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी में चाहे इन टेक्स्ट के हों या एक्सरसाइज के हों दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करोगे और तरीके से आपका होमवर्क है। और जो भी इश्यूज़ हों वो आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और व्हाट्सअप करने के बाद थोड़ा बेटा 2 दिन का समय दिया करो। इट्स नॉट डेट कि आई एम अ गूगल कि आप क्वेश्चन दो फटाक से 1 घंटे के अंदर आपका आंसर मिल जाए। सो समटाइम्स यू हैव टू वेट बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी बल्क में आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक फोर्स को। ये भी हम अपने लाइव क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम स्टूडेंट्स दोज हु वर नॉट प्रेजेंट ड्यू टू सम देयर पर्सनल प्रॉब्लम और व्हाटएवर। आई एम नॉट कंसर्न विद दोस। सो इन द क्लास 8 में भी इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया होगा। फोर्स क्लास 8 में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको फोर्स कहते हैं। ये क्लास 8 में डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, और ये भी पढ़ा होगा कि डायरेक्शन इन विच वी पुश और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस भी डायरेक्शन में हम पुश करते हैं या किस भी डायरेक्शन में हम चीज़ को पुल करते हैं उसे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव डेफिनेशन नहीं है। आइए कुछ इफेक्टिव पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इफेक्टिव थिंग्स ऑफ फोर्सेस। Let's continue with those. So before we continue with a very effective definition of force, let's see the effects of force. Force के क्या-क्या effects हो सकते हैं? वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो मेन आपके क्लास 9th में है बेसिक स्तर पे वो हम लिखते हैं। पहला, अ फोर्स हैज अ टेंडेंसी। फोर्स का टेंडेंसी होता है, एक गुण होता है दैट इट कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी हो, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, फोर्स लगा के हम उसको डायनेमिक में ला सकते हैं, हम उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप कोऑर्डिनेट टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ है, सपोज करो साइकिल है आपकी रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, उसको आप पैडल मार के क्या करते हो, चलाते हो। कैसे चलती है? आप उस साइकिल पे फोर्स लगाते हो तभी ना चलती है। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल अपने आप चलना शुरू कर जाएगी। आप घर पे बैठे हुए हो, मन में सोचे क्लिक किए थैनोस जैसे कि भाई साइकिल भी नहीं चलना शुरू कर दो, साइकिल चलना शुरू कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप फोर्स लगा के ही उसको चलाते हो। सेकेंड, वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज़ जो कि मोशन में हो, आप फोर्स लगा के क्या कर सकते हो, उसको रेस्ट में ला सकते हो। कोई भी साइकिल आप चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, क्या करते हो, ब्रेक मारते हो, ब्रेक लगा के एक तरीके के फोर्स अप्लाई करते हो। उससे क्या होता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में आ जाता है। तो ये भी एक तरीके का इफेक्ट ऑफ फोर्स है। A force can bring a moving object in rest। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के रेस्ट की पोजीशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकते हो। थर्ड, ये भी मूविंग ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। क्या है, आइए देखते हैं।
फोर्स लगा के हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। सपोज करो साइकिल चला रहे हो आप, अचानक से आप क्या देखते हो कि आपको पीछे से एक सांड दौड़ा रहा है। अब आप क्या करोगे, या तो साइकिल को तेज चलाओगे या क्या करोगे, डायरेक्शन अपनी साइकिल की चेंज कर दोगे। तो डायरेक्शन कैसे चेंज किया आपने, आपने फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स लगा के आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मतलब फोर्स की ये भी टेंडेंसी हो सकती है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो दैट इज द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स has a tendency to change the direction of any moving object। किसी भी चलती हुई चीज के डायरेक्शन को हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं बच्चों। चौथा, पिछला एग्जाम्पल मैं लूंगा। सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, अचानक आपने देखा पीछे से कोई आपका दुश्मन या कोई जानवर, कुत्ता, सांड, वटेवर जो भी आपको दौड़ा रहा हो, गली नहीं है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते। आप क्या करोगे, अपनी पैडल को आप और तेज़ी से घुमाना शुरू कर दोगे, आप फोर्स और बढ़ा दोगे। इससे क्या हुआ, आपका फोर्स और लगाने पे आपकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। आपने अपनी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स लगा के क्या कर दिया, चेंज कर दिया, या एक तरीके से एक्सेलरेट कर दिया। सो ये भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अ फोर्स हैज अ टेंडेंसी to accelerate or to change the speed of any moving object. This is also one of the major effect of force. Let's see. Force has a tendency to accelerate any moving object. Fifth and the last, as per your class 9 syllabus, फोर्स की एक और टेंडेंसी होती है, फोर्स लगा के आप एक चीज और कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि हमेशा होगा, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के आप किसी भी चीज़ के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, हम सबके घरों में खाना खाते हैं हम लोग। खाने में एक मेजर एडिबल प्रोडक्ट है हमारा चपाती, रोटी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो रोटी बनाने के पहले प्रोसेस क्या होता है, आटा गूंथा जाता है। ऑब्वियसली योर मॉम व्हाट डू मॉम क्या करती हैं आपकी, योर मॉम ऑब्वियसली नीड द डव। नाउ व्हाइल नीडिंग द डव, जस्ट सी द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग। योर मदर इज अप्लाइंग अ मस्कुलर फोर्स ऑन द डव। आपकी जो मॉम है वो एक मस्कुलर फोर्स लगाती हैं आटे पे। लगातार क्या होता है, जो वो फोर्स लगाती हैं तुरंत क्या होता है, गूंथे हुए आटे का शेप क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं किसी स्प्रिंग का। सपोज करो ये स्प्रिंग है, नॉर्मल शेप में है। इस स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड कर जाएगी। क्या हो गई, ये एक्सटेंड हो गई। इसको जब आपने कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेस करने पे क्या हो गया, ये इसकी साइज क्या हो गई, नॉर्मल से रिड्यूस हो गई। ये भी एक एग्जांपल है जिससे कि आप कह सकते हैं कि यस, अ फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसको भी देखते हैं। अ फोर्स हैज अ टेंडेंसी to change the shape and size of
एनी ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज को आप चाहे तो डायमेंशन भी बोल सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। So these are the 5 major effects of force as per your class 9 syllabus। आइए अब इन पांचों को कंपाइल करके हमें क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। Let's see the definition of force। On behalf of effect of forces, let's see। So definition of force on behalf of the effects of forces that we have studied just now। Let's go to it। A force is an influence। Influence का मतलब एक तरीके का प्रभाव, इफेक्ट, which tends to move any stationary object, जो किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, और stop a moving body, या किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, और which tends to change the speed and direction of a moving body। या फोर्स लगा के किसी चलती हुई चीज की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, या उसको हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, या एक्सीलरेट कर सकते हैं, और which tends to change the dimension of a body। या फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की शेप और साइज या उसके डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's move further। Class 9 we have to study basically two types of forces, that is balance force second, unbalanced force। So today we are going to discuss only balanced force। Unbalanced force, Newton's first law of motion, we are going to discuss in the next lecture, that is the 11th lecture। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बस बैलेंस्ड फोर्स। चलिए अनबैलेंस्ड फोर्स को मैं रख कर देता हूँ। बेसिकली ये बैलेंस फोर्स होती क्या है, नाम से स्पष्ट है, बैलेंस जो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे उसको मैं एलेबोरेट करूंगा। सो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन पहले समझ लीजिए बिफोर वी एलेबोरेट। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मतलब किसी भी वस्तु पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर उनका रिजल्टेंट जीरो हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा लग रहे हो, तो उस तरह की फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बैलेंस फोर्स। ये दो स्टेट में अप्लाई करता है, या तो कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, या कोई भी चीज़ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हो, नॉट मोशन बट यूनिफॉर्म मोशन में हो। कैसे और क्या, आइए डिस्कस करते हैं। फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लाइव लेक्चर, बट again on demand I am uploading a video on this। पहले देखते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे। कोई भी चीज जो रुकी हुई हो या विरामावस्था में हो, सपोज करो ये कोई सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक फोर्स इस पर जो बंदा लगा रहा है धक्का देने के लिए, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सपोज फोर्स F1। अब आप इसको इस डायरेक्शन में F1 की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप उसको मूव करना चाह रहे हो, तो हम जानते हैं कि एक नेचुरल ऑकरिंग फोर्स होती है, ऑटो जनरेटिंग फोर्स।
आप किसी भी चीज़ को मूव कराना चाहते हो किसी सरफेस पे, तो एक ऑटो जनरेटिंग फोर्स होती है जिसको क्या हम बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। A friction is a force which is applied between the surface of any two objects. It's an auto generating force and it always opposes the motion. तो चूंकि आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो, इसलिए ऑटो जनरेटिंग ऑटोमेटिकली एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में F2। ये थी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, आप इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो, लेकिन इसके अपोजिट एक ऑटो जनरेटिंग फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इस फोर्स को अपोज कर रही है, इसको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पे और फोर्स लगती है, जैसे कि हम बोलते हैं वेट। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, जो कि आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे। वेट इज अ फोर्स, मतलब किस तरीके की फोर्स होती है जिससे कि थ्रू अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनीथिंग टुवर्ड इट सेंटर। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन लगाते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है जो कि उस एक्शन को अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक रिएक्शन फोर्स आपकी ऊपर की ओर भी लगेगी, रिएक्शन फोर्स। अब इसको हम बोलते हैं बच्चों अच्छी लैंग्वेज में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको, इसके डेफिनेशन बता दूंगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक तरीके की सरफेस फोर्स होती है, जो चीज़ जो कांटेक्ट में होती है उनके बीच में लगती है। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट में बैलेंस फोर्स कैसे बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट इतनी फोर्सेस लगने के बाद भी मूव नहीं कर रहा है। अब F1 और F2 को जरा ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, धक्का देने के बावजूद भी वो फोर्स अपनी जगह से नहीं हिल रही है। इससे क्या चलता है पता? बड़ी क्लियर सी बात है। आप जितना फोर्स इधर की ओर लगा रहे थे, सेम उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर लगा रही थी। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन की क्या है, एकदम अपोजिट है। मतलब ये जो F1 फोर्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड के F2 फोर्स के है। द फोर्स अप्लाइड बाय एनी पर्सन इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू अपोज द टाइप ऑफ मोशन। अब इन दोनों के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने के कारण क्या है, रिजल्टेंट इसका क्या हो गया, R1 0 हो गया। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है जिसके कारण इधर मूव नहीं कर रही है। तो बच्चों अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, ये रुका नहीं रहेगा। ठीक है। तो बड़ी क्लियर सी बात है इस एग्जाम्पल से कि F1 इज इक्वल टू F2 इन एस्पेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये जो वेट लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। इसका रिजल्टेंट R2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये बच्चे बोलते हैं कैसे, अरे साहब अगर ये वेट ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी चीज़ नीचे की ओर धंस जाएगी, और रिएक्शन फोर्स ऊपर हो गया तो चीज़ ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे तरीके के बैलेंस फोर्सेस हैं। तो इन दोनों रिजल्टेंट से हमने ये देखा कि इस ऑब्जेक्ट को जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ रेस्ट में था वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, वो अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा। तो इसको भी आप बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स। अगला देखते हैं स्टेट ऑफ मोशन में कैसे रहेगा ये। थोड़ा बहुत जान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है। फिर क्या होता है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक तरीके की कॉन्टैक्ट फोर्स होती है बच्चों। दैट टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट ऑन ईच अदर। दो चीज़ जो कॉन्टैक्ट में होते हैं ये एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये दोनों को एक दूसरे से अलग या पृथक सेपरेट करने में बड़ा ही योगदान करता है। ये एक दोनों को एक दूसरे के अंदर एक्सर्ट करने से
रोकता है, एस्केप करता है, ठीक है। ये बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, जैसे कि वेट नीचे को लग रहा था, उसके परपेंडिकुलर ये एकदम ऊपर की ओर लग रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दैट हाउ बैलेंस फोर्स इज एप्लीकेबल in the case of objects which are in state of यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो कि मेरा प्लेन हाईवे है, इसके लिए मेरी एक कार चल रही है, सपोज करो मुस्तांग चल रही है मेरी, फिर मेरी ड्राइंग बड़ी खराब बच्चों। सपोज करो ये इस डायरेक्शन में चल रही है, इंजन इस पर F1 फोर्स लगा रहा है, बड़ी क्लियर सी बात है। तो कार्डियोजेनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पर लगेगा डायरेक्शन में, इसका वेट जो है वो काम करेगा, ऊपर है, नॉर्मल फोर्स काम करेगी। अब सपोज करो ये एक ही डायरेक्शन में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ऑन द स्ट्रेट पाथ, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसकी स्पीड भी एकदम कंटिन्यूअस है। तो पहली चीज़ तो यहाँ ये समझनी है कि कोई भी चीज़ जब एक यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा है तो बड़ी क्लियर सी बात है, इस कंडीशन में भी F1 बराबर F2 होगा। बोलो कैसे? सपोज करो अगर F2 ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट चल कैसे पाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये डिसेलेरेट होना शुरू हो जाएगी, इसकी स्पीड अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। या इन द केस अगर ये F1 F2 से ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये डिसेलेरेट की जगह क्या करोगी, एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगी और ये 150 की स्पीड 151, 152, 153 एंड सो ऑन बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब एनीथिंग विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस कंडीशन में भी F1 बराबर F2 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी रिजल्टेंट की फोर्स क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट मेरा 0 हो जाएगा। और बड़ी क्लियर सी बात है कि वेट बराबर नॉर्मल एक्शन फोर्स के होगा, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ भी रिजल्टेंट क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। मतलब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में भी बच्चों हम देख रहे हैं कि द फोर्सेस विच इज अप्लाइड और विच इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, उन सबका रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है, हमारा 0 हो जा रहा है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना अप्लाई हो रही हो। मीन्स anything which is in the state of uniform motion, in that condition also the body is said to be in balance force। तो हमने ये जाना कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, जिनमें की फोर्सेस लगती है किसी भी डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, पहली बात 0 होता है। ये दो कंडीशन में अप्लाई करती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, या तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहे। सो दिस वाज ओनली फॉर लेक्चर नंबर 10। Now in this lecture we are going to continue with Newton's first law of motion. Sorry, not Newton's first law of motion, but still we have unbalanced force there. First of all, we are going to complete with unbalanced force. Then we are going to continue or resume with our Newton's first law of motion. Thanks for today. Have a nice day. Enjoy. Stay home. Stay safe. Goodbye to all of you.